हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना पूरा बायोटेक्नोलॉजी फिनिश किया था। सो नाउ ये हमारा न्यू चैप्टर है, एज अ सेकेंड यूनिट वाला पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम अपना पढ़ने वाले हैं जो भी हमारा आरडीएनए था, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें हम इसको एप्लीकेशंस कैसे कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं ये जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है वो हमारे एग्रीकल्चर्स में या फिर आप बात करेंगे एज अ मेडिसिन में या मेडिकल पर्पज से वो कैसे कैसे यूज की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर्स में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल्स बेस्ड एग्रीकल्चर्स, कुछ एग्रोकेमिकल्स होते हैं जिससे हम एग्रीकल्चर्स के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। हाउ देयर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन इंक्रीजिंग द याइल्ड्स ऑफ क्रॉप मेनली ड्यू टू, मीनिंग अपनी क्रॉपिंग को अपने याइल्डिंग की क्रॉपिंग जो भी हमारी होती है उसको बेटर बनाना, उसको एक हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करना। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करा के, राइट। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप, आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्रोवाइड करा सकते हो, उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स होते हैं, जैसे आपको पता है बायो क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, मैन्योर्स होते हैं एंड आपके कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो उसको हम कैसे बायोटेक वे में बना के एज अ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको कैसे प्लांट की याइल्डिंग के लिए बेस्ट बना सकते हैं। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स हो गया, इसमें आपका फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसमें हमारे 2 पॉइंट हो गए जो कि हमारा एग्रीकल्चर्स में हमने इसका मेन एम पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग। किस तरीके से आपने सुना होगा, हम आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ऑर्गेनिक हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिक से हमें क्या मिलता है, वो हमारे लिए किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखिए, इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स यूज मैन्योर, फार्मर जो होते हैं वो मैन्योर यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो कंट्रोल्स टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। इन सब का यूज करके हम इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉप के प्रोडक्शंस को। इंस्टीड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, किसकी जगह, एज अ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जगह एंड द पेस्टिसाइड्स की जगह वी कैन यूज अ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ओके, थर्ड पॉइंट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब हम जेनेटिकली उसको इंजीनियर्स करके, मतलब कैसे हम उसको मॉडिफाई करके किसी भी जीन्स को और अपनी क्रॉप को बेटर बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन नॉट इंक्रीज द याइल्ड्स ऑफ क्रॉप टू अप्रिशिएबल डिग्री, मीनिंग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है ना आपका मोस्ट ऑफ थ्योरी पार्ट है, तो इसमें आपको चीजों को समझना है एंड देन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ओके, रट्टा नहीं लगाओगे, रट्टा लगाओगे तो ज्यादा कर नहीं पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझते जाइए किस पॉइंट में आपका क्या करना है, देन उसको कन्वर्ट कर दो अपनी लैंग्वेज में। क्लियर? appreciable degree, the solutions of this problem is used through genetically modified crop। यहाँ पे हमें बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्ड मेथड से जीएमओ यूज करना है। व्हाट इज जीएमओ? जीएमओ इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी स्पीशीज को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम इंसर्ट कर दें एज अ अपने क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए। जैसे आपको पता है बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी फंगस होती हैं, वो भी अभी आप लास्ट में पढ़कर आए हैं कि अभी हमारा क्या था, जैसे हमारे अगर ये हार्मफुल भी हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है ना। तो किस तरीके से हम बैक्टीरिया को एंड फंगस को हम कैसे उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमारी क्रॉप के प्रोडक्शंस के लिए हमारे लिए बेटर होती है। जीन्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड एनिमल्स हैव बीन चेंज्ड बाय द मैनिपुलेशंस, मीनिंग उसकी जीन में चेंजेस कर दो, मैनिपुलेट कर दो। Therefore, these organisms are called GMO। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है डिफाइन द GMO या व्हाट इज GMO 1 या 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप के बेस पे हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एज अ बैक्टीरिया और फंगस हो गया, आपका एनिमल्स हो गया। ठीक है, देन उसमें आप इजीली से उसमें प्लांट में उसको इंसर्ट कर सकते हो। नाउ ये आपका क्या एक अलग टॉपिक है, इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या है आपको पता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको बोलते हैं हरित क्रांति, है ना। जो कि हरित क्रांति किसने किया था, एज अ डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था। इसको स्टार्टिंग इसको की थी। अब क्यों की थी इसकी स्टार्टिंग, आपको पता है डे बाय डे क्या हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम के अगर हम देखें उसके सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो पहले पॉपुलेशंस कम थी, बट आज के टाइम में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो खेती है, जैसे आप लोग समझते हो कि जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो बेटा उसको शेल्टर चाहिए। शेल्टर चाहिए तो उसे क्या चाहिए, वो जो लैंड वाला एरिया होता है वहां पे अपनी बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो
अब उसे खाना तो चाहिए, अब खाना चाहिए तो क्या करना है भाई, अब खेती भी तो करनी पड़ेगी, कल्टीवेशन भी करना पड़ेगा, अगर कल्टीवेट नहीं करोगे तो क्या खाओगे, ठीक है। तो किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आया इसको देखते हैं। Succeeds in a tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Human populations के लिए बढ़ता तो जा रहा था, मतलब एज अ फूड का जो प्रोसेसिंग अमाउंट है वो तो बढ़ता जा रहा था, बट जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हाई हो रही थी तो वो इनफ नहीं हो पा रहा था फूड, ठीक है। Increased yield have partially been due to a use of improved crop varieties. Crop varieties को improvement करना, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट्स। अब उसको बेटर मैनेजमेंट्स कैसे हम उसको प्रोवाइड करा दें ताकि हमें एक हायर अमाउंट में हमें एक प्रोडक्शंस मिल सके। प्रैक्टिसेस इन यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कहाँ यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं, ठीक है। इट्स प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द पेस्ट विच take to the nutrition from the plants, ठीक है। then we can use up pesticides, same as fertilizers, chemicals होते हैं, chemicals उसमें यूज किए जाते हैं। For farmers in the developing, agrochemicals are often too expensive. जो farmers के लिए था ये बहुत ही ज्यादा expensive था, ठीक है। And further increase in the yields with the existing varieties are not possible using the conventional breeding. कन्वेंशनल ब्रीडिंग को हम कैसे मतलब आप बोल सकते हैं कि उसको आगे कंटिन्यू में ले जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था उन लोगों के लिए। तो क्या किया गया, इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। देयर आर अल्टरनेटिव पाथवे, उसके बहुत सारे डिफरेंट पाथवे थे, क्लियर। अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक कैन show that the farmers may obtain maximum yields from these their field is there a way of minimize the use of fertilizer. जितने भी अगर आपको अपनी प्लांट की याइल्डिंग या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉप की जो आपकी जो एक खेती है उसको आप अच्छे से कल्टीवेट करना चाहते हो, देन वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर को आपको कम से कम उसको यूज करना होगा, क्यों, अगर ज्यादा केमिकल यूज करोगे तो वो डायरेक्टली क्या है वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर इन्वायरमेंट आर रिड्यूस। तो वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को धीरे धीरे अगर उसको कम यूज करेंगे तो वो कैसे इन्वायरमेंट को कम हार्मफुल कॉज करेगा, क्लियर। यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब यही सारी सिचुएशन कैसे पॉसिबल थी, हम यूज करें जेनेटिक मॉडिफाइड जीएमओ, ठीक है। फर्स्ट इसमें पॉइंट देखिए क्या था, फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है इसमें आपका मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्टेट्स, मीनिंग जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप होती है, ठीक है, उसमें वो क्या करती है, अगर हम उसको जेनेटिक मॉडिफाइड में ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट करा देते हैं या जो क्रॉपिंग होती है तो आप उसको बोल सकते हो वो टॉलरेंट होती है, काफी ज्यादा स्ट्रेस को या एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेंट कर लेती है, कोल्ड को, ड्रॉट को, सॉल्ट को एंड हीट को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप। जितनी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स होती है उसको वो कम कर देती है, उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्ड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जितने भी बाद में हमारे हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो भी लॉसेस होते हैं, तो अगर हम जीएम का यूज करते हैं, जीएमओ का यूज करते हैं तो आपका क्या होता है, उसको भी रिड्यूस कर देती है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस। And fourth point is increased efficiency of the minerals used by the plants. These prevent early exhaustions of the fertility of the soil. मीनिंग जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं प्लांट्स में, जो मिनरल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी को हाई कर देती है, इंक्रीज कर देती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इनहेंस्ड नेशनल वैल्यू ऑफ द फूड। फूड की नेशनल वैल्यू उसको इंक्रीज कर देती है, इनहेंस कर देती है। गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, आपको बताना है विटामिन ए। और ये 5 पॉइंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू रिगार्ड्स द एज अ जीएमओ। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अभी हमने जीएमओ के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर के फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में ही हम उसको अनदर मेथड से हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। अब रेसिस्टेंट प्लांट को हम क्या करना है, उसमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखिए, ठीक है। चलिए, मोस्ट बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड द बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है। बीटी स्टैंड फॉर, बीटी मीनिंग क्या होता है आपको बताना है, बैसिलस थेरेंजेनेसिस,
नाउ बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया की क्लोन से ही है, बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स में एक्सप्रेस करता है टू प्रोवाइड द रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट, और इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है विदाउट द नीड ऑफ फॉर इंसेक्टिसाइड्स, बिना इंसेक्टिसाइड यूज किए। आपको पता है कोई भी अगर किसी भी प्लांट में सपोज कोई भी इंसेक्ट आ रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है, वो उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो बैसिलस थेरेंजेनेसिस है उसको यूज करा देना है, जो वहां पे वो उस इंसेक्ट को ना आने दे। जब वो इंसेक्ट ही नहीं आएगा, वो उससे रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या होगा, हमारा प्लांट अच्छा रहेगा, ठीक है। इट इन इफेक्ट्स क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड्स, इसका इफेक्ट कैसा है, बायोपेस्टिसाइड्स। एज एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटोज, पोटैटोज, सोयाबीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपसे एग्जांपल से पुटअप हो जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब ये पिक्चर्स आपको किसकी है, ये बीटी कॉटन की आपकी पिक्चर्स है, ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर है, ठीक है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा बीटी क्रॉप। अब बीटी क्रॉप क्या होता है, देखो इसको, आर क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस द सेम टॉक्सिन एज प्रोड्यूस बाय बी थेरेंजेनेसिस। आर क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस द सेम टॉक्सिन, ये जो जेनेटिकली जो आपके जो आप बोल सकते हो ये जो हम जीएम यूज कर रहे हैं, जीएमओ यूज कर रहे हैं अवर अपनी क्रॉप पे, तो क्या करते हैं, सेम टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं एज प्रोड्यूस बाय द, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, बाय द बी थेरेंजेनेसिस। बी थेरेंजेनेसिस क्या है हमारा, बैसिलस थेरेंजेनेसिस इन एवरी सेल ऑफ द प्लांट्स विद द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। मतलब ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो बीटी होती है आपकी बैसिलस थेरेंजेनेसिस, जब ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं एज अ प्लांट के हर सेल में, उसके हर टिश्यूज में, ठीक है। तो बेटा ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फ्रॉम द अनदर इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट आए उसको इन्फेक्ट ना कॉज करे, ओके। एज एग्जाम्पल आपका बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज बीटी? बीटी अभी आपने पढ़ा, बैसिलस थेरेंजेनेसिस इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, विच आर टॉक्सिक टू मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, जो कि मेनी जो स्पीशीज होती है इंसेक्ट की, वो उससे क्या करती है, एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, प्रोटीन सीक्रेट करती है, ठीक है। अब ये देखो, ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। क्रॉप इज इन्फेक्टेड बाय यूरोपियन कॉर्न बोरर, एक कॉर्न बोरर है, ठीक है। ये जैसे सपोज कॉर्न बोरर, जैसे आपका एक मक्का हो गया, मक्के वाला पौधा जिसमें इसको वो करता है। अब यहाँ पे क्या है आपका बैसिलस थेरेंजेनेसिस है, जब ये बैसिलस थेरेंजेनेसिस इसमें हम ऐड करेंगे, और ये कॉर्न बोरर है जो कि हमें क्या कर रहा है, ये डिसीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने बैसिलस थेरेंजेनेसिस का यूज कर दिया तो पेस्ट डाइज, जो भी आपका जो पेस्ट होगा वो डाइज हो जाएगा व्हेन फीडिंग ऑन द एनी प्लांट, जब इस प्लांट को फीड करेगा। व्हाई? बिकॉज दीज बैसिलस थेरेंजेनेसिस इज प्रोड्यूस अ टॉक्सिन इन अ प्लांट सेल और इन अ सेल, इन अ टिश्यूज, किसी भी प्लांट जिसमें भी आपने वो इंसर्ट करा है उसमें किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यूज में, मतलब मोस्ट ऑफ सेल्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा, वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, जिससे को वो खा के क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। देखो अब ये बहुत ही अच्छे से आ रहा था इसको सारा खाने, ठीक है, पूरे अपने पावर लेके, है ना। देन जैसे ही अब यहाँ तो बैसिलस थेरेंजेनेसिस का हमने यूज किया है, जैसे इसको यूज करेंगे, बीटी जीन इज इंक्रीज इनटू क्रॉप। अब इंसर्टेड जो बीटी जीन है उसमें हमने इंसर्टेड कर दिया क्रॉप में, उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करा एंड ऑल प्लांट की सारी सेल्स में, टिश्यूज में, सब में अपना एक प्रोटीन उसने ट्रांसफर कर दिया। देन ये क्या हुआ, ये गया, इसका खेल खत्म, ये मर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा बीटी क्रॉप हुआ। बीटी क्रॉप के बाद अब आता है इसमें हमारा बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस थेरेंजेनेसिस प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट लाइक। अभी हमने देखा किस किस को करता है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का डेटा है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग से आपसे पूछ ले जाते हैं। सपोज लेपिडोप्टेरन है, ठीक है, उसमें हमारे क्या आते हैं, एज अ टोबैको, बर्ड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म्स, ये उनको फिनिश करता है, इसमें जो भी सारे इंसेक्ट्स होते हैं। कॉलियोप्टेरन्स में जो आते हैं वो हमारे बीटल्स को करता है, एंड डायप्टेरन जो आता है वो फ्लाइज एंड मॉस्किटो को करता है। बेटा ये इन सबको हार्म करता है, जैसे अभी आ रहे थे ना, अभी हम पढ़ रहे थे, उसको किल कर दिया कॉर्न बोरर को, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे उस बैसिलस थेरेंजेनेसिस के पार्ट ने, तो सेम एज यहाँ पे लेपिडोप्टेरन में जितने भी आपके इंसेक्ट्स आएंगे वो टोबैको वाले प्लांट्स पे, बर्ड वॉर्म में एंड आर्मी वॉर्म को कर देंगे। यहाँ पे कॉलियोप्टेरन के जो आएंगे वो बीटल्स को करते हैं, ठीक है, एंड डायप्टेरन में फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बीटी फॉर्म सम प्रोटीन्स क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज
ऑफ देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर एक फेज में क्या करते हैं, प्रोटीन सीक्रेट आउट करते हैं। दीज क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यही क्या होता है, ये टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक फॉर्म में होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के उसमें, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अभी आप पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ा अभी आपने ये पढ़ा जो हमने सपोज ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे हमने क्या यूज कर दिया था, इस पे हमने यहाँ पे बैसिलस थेरेंजेनेसिस ऐड कर दिया था। तो इस बैसिलस थेरेंजेनेसिस ने एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। तो बेटा ये टॉक्सिन सब्सटेंस जो होती है वो बैसिलस को जो मतलब जो कोई भी आपका इंसेक्ट है, ठीक है, उसको हार्म कर रहा है, ये इस प्लांट को हार्म क्यों नहीं करता, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, वाई डज दिस टॉक्सिन, प्लांट भी है साथ साथ ये जो आपका इसमें बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आता है वो जो रिलीज कर रहा है अपना टॉक्सिन, उसको हार्म क्यों नहीं होता, ठीक है। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, उस बैसिलस को वो किल क्यों नहीं करता वो टॉक्सिन। तो आपने क्या बताना है, द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव जो प्रोटॉक्सिन होती है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, जैसे ही कोई पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उसको इंजेक्ट करता है, उसको इंजेस्ट करता है, लेता है द इनएक्टिव टॉक्सिन को, इट इज कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म। मीनिंग सपोज अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, अब ये इंसेक्ट इसके पास आया, यहाँ पे आने के बाद इसने क्या कर लिया, इसको इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, इसको खा लिया। जब इसको खा लिया तो बेटा ये प्रोटीन जो थी वो कैसी थी, वो थी आपकी इनएक्टिव फॉर्म में। कैसी थी, प्रोटॉक्सिन था इनएक्टिव फॉर्म में, और अब ये कैसे हो गया, एक्टिव। खाने के बाद ही क्या हो गया, एक्टिव हो गया। फॉर्म टू टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट सोल्युबलाइज द क्लस्ट्रल, मतलब अब जैसे ही ये इंसेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचे तो ये क्या, इसका जो एल्कलाइन पीएच था, जब एल्कलाइन पीएच था तो वो कैसे हो गए, उसके जो क्रिस्टल्स है, प्रोटीन के जो क्रिस्टल थे वो सोल्युबलाइज नेचर के हो गए। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड द सरफेस ऑफ द मिडगट ऑफ द एपिथेलियल सेल, और वो एपिथेलियल सेल की मिडगट से बाइंड हो गए एंड क्रिएट अ पोर्स, उसने वहां पे इंसेक्ट की जो वॉल थी, एपिथेलियल वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे उसने पोर करना स्टार्ट कर दिया, विच कॉज द सेल स्वेलिंग, सेल वहां पे स्वेल हो गई, एंड लाइसिंग ब्रेक डाउन हो गई, एंड फाइनली कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और फाइनली क्या हो गया, इंसेक्ट की डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि वाई डज दिस टॉक्सिन, जो भी मतलब जो बैसिलस थेरेंजेनेसिस है जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिन उनके लिए क्यों नहीं हार्मफुल होता, तो आप बता देना, या फिर उन्हें क्यों नहीं किल करता। तो उसका पूरा प्रॉपर आंसर आपका यहाँ पे है, आई थिंक आप इसको समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा व्हाट इज अ क्राइजीन। क्राइजीन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। क्राइजीन देखो, क्राइजीन क्या है, क्राइजीन में आता है हमारा स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस थेरेंजेनेसिस, इसको भी आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द बैसिलस थेरेंजेनेसिस से, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप्स प्लांट्स सच एज अ कॉटन, और जैसे कुछ कॉटन के प्लांट्स होते हैं उसमें उसको इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है, उसमें इंसर्ट करा दिया जाता है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट, जो भी टारगेटेड पेस्ट होते हैं उस पर ये इसके डिपेंड करते हैं। एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट्स ग्रुप स्पेसिफिक, हर एक स्पेसिफिक ग्रुप के होते हैं। अभी हमने अपने पढ़े थे, कॉलियोप्टेरन पढ़े थे, डायप्टेरन पढ़े थे, ठीक है, उसमें एक अलग अलग स्पीशीज को ही वो क्या कर रहे थे, डिग्रेड कर पा रहे थे। दिस टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन एज अ CRY1AC नेम्ड क्राई, ये जो टॉक्सिन है ये क्या था, CRY1AC, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा जाता है आपका क्राई जीन का एग्जाम्पल्स। प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन्स CRY1AC एंड CRY2AB control the cotton bollworm that the CRY1AB control the corn borer। इंपॉर्टेंट है CRY1AB, तो AB से आप याद रखना corn borer, इसमें B आ रहा है तो ये AB हो गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इसमें आपका यहाँ पे CRY1AC है और CRY2AB, ये ध्यान रखना ये सेकंड है, तो सेकंड थोड़ा बड़ा है ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो सेकंड से आप याद रखना ये कॉटन बॉलवर्म है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपका अपना कर ही देंगे कॉर्न बोरर वाला। नेक्स्ट इसमें आता है आपका पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। अब कुछ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सेवरल निमेटोड्स, पैरासाइट्स, अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, बहुत सारी वाइड वैरायटीज होती है, निमेटोड्स होते हैं उनकी पैरासाइट्स में, ठीक है। निमेटोड्स मेलिडोगाइनी इनकग्नीशिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलिडोगाइनी इनकग्नीशिया इन्फेस्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट, ये टोबैको प्लांट की जो रूट होती है
ठीक है, उसमें हम आपको उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शंस इन द याइल्ड्स, और जो टोबैको प्लांट की जो याइल्डिंग होती है उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है, उसका रिडक्शंस कर देती है। अ नोवेल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNAi मीनिंग RNA इंटरफेरेंस, ठीक है, ये सारी उसमें प्रोसेसेस जो होती है उसमें यूज की जाती है। RNAi टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस। जो RNAi है, पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शंस या व्हाट इज द आप बोल सकते हैं एम ऑफ द RNAi, तो आपको बताना है इन यूकैरियोट्स RNAi टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स एज अ ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, सेलुलर डिफेंस के काम आती है। नेक्स्ट, दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA, जितने भी आपके mRNA स्पेसिफिक mRNA होते हैं उनमें साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA, ds मीनिंग डबल स्ट्रैंड RNA मोलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलोकेशंस ऑफ mRNA साइलेंसिंग, और वो कहाँ प्रोवाइड करा देते हैं, mRNA की साइलेंसिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा यहाँ पे द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एंड इन्फेक्शंस बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे मोबाइल का मीनिंग क्या है, विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ओके, इट इज कॉल्ड मोबाइल एज अ ट्रांसपोजोन अभी हमने देखा जो भी हमारा RNA जीनोम था एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स था वो ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, दैट रेप्लिकेट्स वाया एन RNA इंटरमीडिएट, अब वो क्या कर सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एक अलग आता है एगेरोबैक्टीरियम के लिए। एगेरोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। अब एगेरोबैक्टीरियम भी हम होस्ट प्लांट में एंटर कर सकते हैं, ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द इंट्रोडक्शंस ऑफ द DNA वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस। अब जो भी DNA है आपने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेंस एंड एंटीसेंस प्रोड्यूस किया उसने RNA इनटू द होस्ट सेल में, ठीक है। दीज टू RNA बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री या टेम्पलेट, अब आप ये मॉल बायो में पढ़कर आए, कोई न्यू नहीं है आपके लिए, ठीक है, कि टेम्पलेट DNA क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो एग्जैक्ट उसकी कॉपी होती है। फॉर्म अ डबल स्ट्रैंड दैट इनिशिएटेड RNAi अभी पढ़कर आए हैं, RNA इंटरफेरेंस एंड थस साइलेंस्ड द स्पेसिफिक mRNA। अब उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उसमें स्पेसिफिक mRNA में साइलेंसिंग होती है इस टाइप से ऑफ द निमेटोड की, ठीक है। ये वाला आपका पार्ट एक अलग से क्वेश्चन पुटअप होता है कि एगेरोबैक्टीरियम में जब हम होस्ट प्लांट को एंटर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तब क्या होता है। नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट। तो जो इसका रिजल्ट आता है, जो भी पैरासाइट होता है तो बेटा वो ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA, जब कोई भी इंटरफेयरिंग RNA उसमें अपने कैरेक्टर को क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। द ट्रांसजेनिक प्लांट्स देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट्स। अब वो क्या कर सकता है, जो भी आपने जो इस पे आपने यहाँ पे यूज किया है, ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो जो आपने यूज किए हैं इंटरफेयरिंग RNA, उससे अपनी क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं फ्रॉम द पैरासाइट से, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। यहाँ पे अभी हमने सारा एग्रीकल्चर का यूजेस देखा कि बायोटेक वे में हम उसको कैसे एग्रीकल्चर में उसके एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पे हम अपना देखते हैं मेडिसिन का। The RDT process have made great impact in the area of healthcare by the mass production of the safe and more effective therapeutic drugs। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिसको हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली वे में बोल सकते हो, आप थेरेपेटिक ड्रग्स है, ड्रग्स का मीनिंग सारी केमिकल्स प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका हम मेडिसिन भी तो आपकी केमिकली है, केमिकली बनाई गई है, ठीक है। फर्दर द recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response। जो भी थेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं वो डू नॉट इंड्यूस नहीं की जाती है, जितनी भी हमारी इम्यूनोलॉजिकली रिस्पॉन्स होती है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। नाउ अबाउट 30 recombinant therapeutic drugs have been approved for the human use all over the world। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में थेरेपेटिक ड्रग्स केवल 30 ही हैं जो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में हैं, जो कि अप्रूव की गई हैं, ठीक है। इन इंडिया में 12 ऑफ द दीज आर द प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, और जो 12 है उसमें क्या है, वो आपकी मार्केटेड में अभी कंटिन्यू में है, आप बोल सकते हो। उसमें मतलब उसका क्या चलता है, बिजनेस चलता है, उसकी ली जाती है, उसको मतलब सेलिंग की जाती है उसमें, ठीक है, उसको बेचा जाता है, और जो बी पीपल्स होते हैं उनके थ्रू वो लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो हम इंसुलिन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अब इंसुलिन क्यों प्रिपेयर करते हैं, इंसुलिन के लिए क्या है आपको पता है, इंसुलिन इट इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है, जो भी हमारी पेनक्रिया होती है उसके थ्रू हमारी इंसुलिन सीक्रेट होती है। बट जिसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, अब अच्छा हमें इतना पता है कि इंसुलिन क्या करता है, इट्स मेंटेन द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। बट अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनमें ये नहीं हो पाता, मीनिंग उनमें प्रॉपर इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं हो पाता। जब सीक्रेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उनको बेटा रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वो बाहर से रिक्वायरमेंट करे, मतलब रिक्वायर्ड होगा कि अब वो बाहर मार्केट से उसको परचेज करे। अब वो मार्केट से कैसे ले भाई, जब मार्केट में बनेगा तभी तो, और कैसे बनेगा, बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, ठीक है। अब ये ले लिया, अब इसके बाद क्या किया जाए, एज अ टैबलेट के फॉर्म में लिया गया या बाय द इंजेक्शन के फॉर्म में लिया गया। इसको पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखो, रोल ऑफ शार्पी, शेफर्स, बेंटिंग, बेस्ट एंड मैक्लियोड। Sharpie Sheffers 1969 first expressed the opinion that diabetes is caused by the failure of the islets of the pancreas to the secrete a substance named by him as insulin. Meaning जो शार्पी शेफर्स थे उन्होंने 1966 में यही बताया था, उनका ये ओपिनियन था, उसको एक्सप्रेस भी कर दिया था, जो भी आपकी पेनक्रिया होती है उसकी जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, है ना, उनसे एक सीक्रेट होता है, एक केमिकल सीक्रेट होता है, दिस केमिकल इज नोन एज अ इंसुलिन। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, और वो किसमें फेल हो जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें वो फेल हो जाता है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल्स आपको पता है वो दो टाइप की सेल्स होती हैं इन पैनक्रियाज में, तो बीटा सेल्स में वो सीक्रेट होता है, ऑफ द आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज। बेंटिंग एंड बेस्ट सक्सीड्स इन द प्रिपेयरिंग अ प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ अ डॉग। अब जो बेंटिंग एंड बेस्ट थे, अब आप बोलोगे कि मैम हमने यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस पढ़े, तो यस, यहाँ पे शार्पी एंड शेफर्ड ने तो फेलियर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें पेनक्रिया जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, राइट। और जो बेंटिंग एंड बेस्ट थे, इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने डॉग में, जो डॉग की जो आइसलेट्स थी पेनक्रिया में, वहां से इंसुलिन को प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ मैक्लियोड का। तो इसीलिए हमने बेटा यहाँ पे पूरे 5 साइंटिस्ट पढ़े हैं, ओके। ये आपको साइंटिस्ट के नेम भी आपको याद होने चाहिए। आगे आइए, अब स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन क्या होता है, ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। इस इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कितने ह्यूमन इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसा 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अरेंज्ड इन अ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको अरेंज्ड। अब आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन कब बनती है, अ ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स विद कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर, ये हो गया। having A मतलब A having 121 अमाइनो एसिड्स एंड B हैव 30 अमाइनो एसिड्स। जो सपोज एक A चेन है एंड एक आपकी B चेन है, ठीक है बेटा, तो जो A चेन है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 21 एंड B में हो गए आपके 30, तो टोटल हो गए आपके 51। The 2 polypeptide chains are interconnected by the 2 disulfide bridge। आपको पता है डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्टेड होती हैं, आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी पढ़कर आए हैं। और SS लिंकेज, यहाँ पे सल्फाइड के बीच में जो लिंकेज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ऑल्सो अकर इन A चेन द हार्मोन डेवलप फ्रॉम द शॉर्टेज प्रोडक्ट्स कॉल्ड द प्रो इंसुलिन। ये इसमें एक हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में स्टोरेज प्रोडक्ट्स के लिए जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन हैज अ 3 चेन। अब प्रो इंसुलिन के पास 3 चेन है, A, B, C एंड C चेन विद 33 अमाइनो एसिड इज रिमूव्ड प्रियर टू इंसुलिन फॉर्मेशन। जब इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है ना, तो ये जो C चेन है उसको रिमूव किया जाता है, मीनिंग 33 अमाइनो एसिड्स को रिमूव आउट कर दिया जाता है एंड ओनली क्या बचता है आपका A एंड B। बैक्टीरिया कैन नॉट बी मेड बाय सिंथेसिस इंसुलिन फॉर इट्स जीन। बैक्टीरिया जो होते हैं इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। इसमें इंट्रॉन है। अब इंट्रॉन एक्सॉन आप ऑलरेडी वहां पे पढ़कर आए हैं मॉल बायो में, ठीक है। इंट्रॉन क्या होता है, साइलेंसिंग क्या होती है एंड एक्सॉन वाला। बिकॉज डोंट प्रोसेस एंजाइम फॉर रिमूविंग इंट्रॉन मेडिएटेड ट्रांसक्रिप्शंस, मतलब बिना एंजाइम के प्रोसेस हुए वहां पे आप उसको इंट्रॉन को रिमूव आउट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड। अब ये सिंथेसाइज कैसे होती है, as stated earlier, insulin is produced by the beta cells। पता है हमें बीटा सेल से प्रोड्यूस हो रही है, of the islets of the Langerhans of the pancreas। The gene for this protein synthesis is located on the chromosome 11। किस पे है, क्रोमोसोम 11 पर है। In mammals including humans,
इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है उसको क्या बोलते हैं? सी पेप्टाइड बोलते हैं। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। जो सी पेप्टाइड है वो आपके प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होगी, ए बी सी तीनों चेन, बट जो मैच्योर इंसुलिन हो जाएगी वहां से रिमूवल हो जाएगा किसका? ऑफ द थर्ड चेन का, ठीक है, विद कनेक्ट विद द पेप्टाइड बॉन्ड एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन। जब आपका मैच्योर इंसुलिन प्रिपेयर होता है तो वो सी चेन को क्या कर देता है? रिमूव आउट कर देता है। यहाँ से इंपॉर्टेंस को देखो, द मेन चैलेंजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द आरडीएनए टेक्निक। आरडीएनए टेक्निक में उसके मेन चैलेंजेस आते हैं, वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म, कि मैच्योर फॉर्म से हम उसको कैसे असेंबल करें, कैसे ले। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपका अलग से भी पूछा जाता है। 1983 में इली लिली एन अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है इली लिली, फर्स्ट प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। इन्होंने एक आप बोल सकते हो प्रोड्यूस किया था एक डीएनए के सीक्वेंस को, प्रिपेयर्ड किया था ए एंड बी चेन में ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, और ई कोलाई में उसको इंसर्ट करा दिया था टू प्रोड्यूस अ इंसुलिन चेन। जबकि अभी आपने अभी पढ़ा कि जो अभी आपने देखो इस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया जो है वो कैपेबल नहीं है इंसुलिन को प्रिपेयर करने के लिए, उसको सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो ई लिली जो कंपनी थी अमेरिकन कंपनी, उसने वहाँ पे एशर्शिया कोलाई में उसको प्रोड्यूस करा दिया था इंसुलिन चेन को। नेक्स्ट ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? ऐसा एनसीईआरटी का ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन वाला, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये जो ब्लू वाली है बेटा ये ए पेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन वाली है ये कैसी है? ये बी है। तो आपने क्या देखा? ये देखो ये वाली जो ब्लू है ये मेरी ब्लू हो गई, ये क्या हो गई आपकी? ए। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ए। आप देख रहे हो विच इज कनेक्ट विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट है। अब ये देखो ये जो ग्रीन वाला जा रहा है मेरा भी सेम ग्रीन जा रहा है, ये कैसा हो गया? बी। ए बी। अभी हमने पढ़ा था ये हमारा प्रो इंसुलिन है, देखो आपको यहाँ पे शो भी है, ये क्या है आपका? प्रो इंसुलिन। और जब प्रो इंसुलिन इट कन्वर्ट इनटू द मैच्योर इंसुलिन देन रिमूवल ऑफ द सी चेन। ये जो आपकी ये जो सी चेन है, वेट मैं इसको एक रेड कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला जो है आपका, ये आपकी सी चेन हो गई, ये रिमूव आउट हो जाएगी। अब ये बनी कैसे? प्रो से मैच्योर इंसुलिन कैसे फॉर्म हुई उसको भी देखते हैं अभी। देखो ये बी हो गई और ये फ्री हो गई आपकी सी पेप्टाइड चेन। या बता सकते हो, ईजी है। आगे देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन कि उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट। पहले उसको आइसोलेट कर लो, जो भी आपका डीएनए सेगमेंट है। अ यूजफुल डीएनए सेगमेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। जिसने भी प्रोड्यूस किया है, अभी आपने क्या देख रहे थे आप? डॉग की जो पेनक्रियास थी उसमें जो आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस था वहां से प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो कोई भी डोनर है, डोनर ऑर्गेनिज्म, वहां से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया। बोथ द वेक्टर एंड द डोनर डीएनए सेगमेंट्स आर कट इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसको कटिंग कर दिया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज डीएनए सेगमेंट ऑफ बोथ आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ डीएनए। अब लाइगेज एंजाइम से उसे ज्वाइन कर दिया। देन प्रोडक्शंस ऑफ द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द आरडीएनए। आरडीएनए से बहुत सारी उसकी कॉपी प्रोड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज द प्रोडक्शंस ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ दिस आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ एन इन द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। अब जो भी रिसीवर है ना, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको उसमें इंट्रोड्यूस कर दो। दिस आरडीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब ट्रांसफॉर्मेंट जो सेल उसको स्क्रीनिंग कर लो। द रेसिपिएंट सेल स्क्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ द आरडीएनए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डोनर जीन। जो भी प्रोडक्ट है डोनर जीन का उसका वो कर लो, स्क्रीनिंग करो। द ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स आर सेपरेटेड एंड द मल्टीप्लाई। अब जितनी भी सेल्स होंगी वो जो ट्रांसफॉर्मेंटेड सेल होंगी वो क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कॉपी बननी स्टार्ट हो जाएगी उनकी। एंड इकोनॉमिकल मैथड्स फॉर इट्स मास प्रोडक्शन। और बहुत ही इकोनॉमिक पर्पज से, इकोनॉमिक मीनिंग बिजनेस पर्पज से, उसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एशर्शिया कोलाई है, अभी हमने देखा है। जो आपका वो था ई लिली कंपनी थी, उसने क्या किया था? बैक्टीरिया में तो बनाया था ना, तो ये ई कोलाई हो गया। ई कोलाई में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा, स्टिकी एंड कट प्लाज्मिड किया, ठीक है। एनिलिंग बाय द डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज उसको एनिलिंग कर दिया। हमें एशर्शिया कोलाई समझ में आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आया, इसके डीएनए के पार्ट को कट किया। देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे सपोज अगर ये वाला पार्ट कट किया ऐसे, तो ये कटिंग वाला हो गया। एनिलिंग द डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज से उसको ऐड कर देंगे। ये देखो आपको ये ब्लूइश दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो वेट, ये रहा,
ये वाला ब्लूइश, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप पढ़ कर आए हो आरडीएनए, ठीक है, विच आर एबल टू कैरी द जो डिजायरेबल जो जीन है उसको कैरी कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये ह्यूमन सेल है, ये इंसुलिन जीन है, ये इंसुलिन जीन हो गया, ये प्लाज्मिड फ्री इकोलाई हो गया, ये आरडीएनए हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए रीइंट्रोड्यूस। अब जो भी आरडीएनए है उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया और रीइंट्रोड्यूस कराया उसमें। यहाँ पे अब ये हो गया आपका एस्चेरिचिया कोलाई, ये आरडीएनए आ गया, ये प्लाज्मिड फ्री वाला हो गया इसमें एस्चेरिचिया कोलाई में। 2 फर्मेंटर्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड द सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन, और यहीं पे सिंथेसिस हो गया इंसुलिन का एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। अब जब सिंथेसिस हो जाएगा तो आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लो, निकाल लो उसको। तो ये सारे स्टेप जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट तुम्हारा फिनिश। तो नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अपना बीटी टॉक्सिन पढ़ा, बहुत सारे क्राइजीन देखे, क्या क्या यूज होता है उसमें, ठीक है। क्राई 1 ए बी देखा, क्राई 2 ए बी देखा, फर्स्ट एसी देखा। उसके बाद हमने अपना इसमें ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर किया। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हमारा आएगा जो कि हम उसमें जीन थेरेपी पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है एंड बायोपायरेसी है। तो वो टॉपिक भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपना 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे और हमारा पूरा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।